नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति की पदावधि एवं उसके वेतन और भत्ते। तो बहुत ही अहम टॉपिक है। कंपटीशन में इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट भी लिखवाया जाता है। और साथ ही हम राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया को भी जानेंगे। तो राष्ट्रपति की पदावधि का जहाँ तक सवाल है उसे हम देखें तो संविधान का अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, लेकिन वह इस 5 वर्ष की अवधि के पहले भी अगर वो चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो कंपटीशन में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यह सवाल आपके कंपटीशन के साथ साथ आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। अच्छा, अगर 5 वर्ष की अवधि के पहले और राष्ट्रपति कैसे जो है अपने पद से हट सकता है, तो उसका उत्तर है कि संविधान के उल्लंघन पर अगर संसद द्वारा लगाए गए महाभियोग से उसे हटाया जा सकता है। मान लीजिए भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 है, इसलिए आप इसे ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, और जो लोकसभा का अध्यक्ष है और इसकी सूचना जो है वो आगे सदन में देगा। तो राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण नहीं किया जाता। राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का काम करेगा, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन काम करेगा। तो देखिए, वो जो कुर्सी है वो खाली नहीं रहती, क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद में अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो दोनों की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 मई 1969 को उस समय के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त हुए, लेकिन क्योंकि वीवी गिरी जी को जो है वो राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार थे तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तब क्या हुआ, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने राष्ट्रपति के पद का निर्वहन तब तक किया जब तक कि निर्वाचित होकर नए राष्ट्रपति जो है उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया, और नए राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी ही चयनित हुए और उन्होंने फिर राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई ये कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की क्या भूमिका है, तो ये भूमिका भी है। तो भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के अब तक कृत्यों का निर्वहन करने वाले 3 उपराष्ट्रपति हैं। कौन कौन से हैं? वीवी गिरी थे। वीवी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे। इसी तरह से बीडी जत्ती, वो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तथा मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की अनुपस्थिति के कारण, जब ज्ञानी जेल सिंह जी अनुपस्थित हुए तो उस स्थिति में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि उपराष्ट्रपति थे उन्होंने जो है पद ग्रहण किया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कितने उपराष्ट्रपतियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के रूप में काम किया है, तो इसका उत्तर है 3। वीवी गिरी, बीडी जत्ती तथा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 3 उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। इसी तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया है। तो अब तक 3 उपराष्ट्रपति तथा 1 मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसे अच्छी तरह से आप जान लीजिए, समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि इस वाले हिस्से से अक्सर सवाल आता है। अब हम देखेंगे कि ये तो हुआ राष्ट्रपति की पदावधि की बात, तो इसमें अनुच्छेद 56 को हमें ध्यान रखना है, और ये जो मैंने आपको नाम बताए इनको भी ध्यान रखना है। इसी के साथ वेतन और भत्तों का जहाँ तक सवाल है, तो राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय निवास उपलब्ध होता है। हम सब जानते हैं कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, तो उसे निःशुल्क शासकीय भवन उपलब्ध होता है। वह इसके साथ ही राष्ट्रपति को ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का भी हकदार है जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। राष्ट्रपति का वेतन प्रारंभ में मूलतः 10,000 रुपया प्रति माह था।
राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा परिलब्धियों को समय समय पर बढ़ाया गया और इसे 1985 में बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया, 1990 में 20,000 रुपये, 1998 में 50,000 रुपये तथा राष्ट्रपति परिलब्धि और पेंशन अधिनियम 2008 द्वारा उसका वेतन बढ़ाया गया। वर्तमान में इसका वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह किया गया था 2008 में, फिर 1 जनवरी 2006 से प्रभावी है जो कि फिर इसके बाद जो है संसद ने राष्ट्रपति की पेंशन शीर्षक शब्द को भी शामिल किया गया। राष्ट्रपति को पेंशन भी प्राप्त होती है। दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी या पति पेंशन, सुसज्जित आवासीय सुविधा, कर्मचारी और तथा अन्य भत्तों के हकदार होते हैं। पदावधि के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसे पारिवारिक पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं। राष्ट्रपति को मिलने वाले भत्ते और परिलब्धियां उसके कार्यकाल में नहीं घटाए जा सकते, ऐसा संविधान में उल्लेखित है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है बहुत अहम है, ये आपको जानना चाहिए, इसमें से सवाल ज़रूर आता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु महाभियोग का केवल एक ही आधार है जो संविधान के अनुच्छेद 61(1) में उल्लेखित है और वो है संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। संसद के जिस भी सदन में, मान लीजिए लोकसभा में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया गया, तो उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके उस आरोप पत्र को राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ये नियम है। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दे दिया, उसके 14 दिन के बाद सदन में महाभियोग का संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस भी सदन में संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसकी सदस्य संख्या, जितनी भी टोटल सदस्य संख्या है, उसके उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से वो संकल्प पारित किया जाना चाहिए। जिस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसके द्वारा पारित किए जाने के बाद संकल्प दूसरे सदन को भेजा जाएगा और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। तो एक तो वो सदन हुआ जिसमें हमने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और 2/3 उससे मतदान हुआ, और दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप की जांच कर रहा हो, तब राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने वकील के माध्यम से आरोपों के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है और अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों को सही पाता है तथा अपनी संख्या के बहुमत से, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले वाले सदन का पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है, तो महाभियोग की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के पारित होने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। हमें ये जानना चाहिए कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, भले ही उक्त दोनों सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो देखिए, जहाँ एनोमेली है, जहाँ कोई विशेष बात है, वहाँ पे सवाल पक्का है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। फिर ये पूछ सकते हैं कि बताइए महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं और दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति से संबंधित जो सवाल है, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 56 क्या कहता है, और इसके बाद हमने देखा कि अब तक जो राष्ट्रपति हैं, कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे वो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुके हैं, कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जो कि राष्ट्रपति के रूप में काम कर चुका है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति की जो है वेतन और भत्ते क्या है, ये भी देखा। फिर हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति से संबंधित महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, और महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित हमने सवाल भी देखे। तो ये जो सेगमेंट है आपका, जो
ये पूरा जो खंड है, इससे पहले हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति देखी, हमने देखा कि उसका निर्वाचक मंडल कैसा होता है, और फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपति पद के कृत्यों का निर्वहन करने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे और उन्होंने कब कब काम किया। तो अब तक 18 राष्ट्रपति काम कर चुके हैं। वर्तमान समय में रामनाथ कोविंद हैं जो 25 जुलाई 2017 से हमारे राष्ट्रपति हैं और निरंतर काम कर चुके हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर और 13/5/1962 तक काम किया। उनके 2 कार्यकाल थे, हम सब जानते हैं। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिन्होंने कार्य किया। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो तीसरे राष्ट्रपति थे। फिर उपराष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी थे जिन्होंने कार्य किया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? वीवी गिरी हुए, क्योंकि वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन वो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी भी थे। तो उनके स्थान पर फिर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से लेकर और 24 अगस्त 1969 तक उन्होंने काम किया। और इस तरह से हमने राष्ट्रपति से ही संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। तो आप इस खंड की तैयारी कीजिए और कोई दिक्कत आती है तो हम मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।